हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन रिवर में। आज की कहानी है रिश्ते। ममता बहुत दिनों से अमर में एक प्यारा सा बदलाव देख रही थी। धीर गंभीर अमर आजकल अनायास मुस्कुराने लगते, कपड़ों पर भी वे बहुत ध्यान देने लगे थे। पहले तो एक ड्रेस को वो 2 व 3 दिनों तक ऑफिस में चला लेते थे, पर अब रोज नई शर्ट पहनते हैं। हमेशा न्यूज़पेपर या टीवी की खबरों में डूबे रहने वाले अमर अब बेटे द्वारा गिफ्ट किए गए सारे गामा का कारवां में पुराने गाने सुनने लगे थे। ममता भी सारी जिम्मेदारियां खत्म होने पर राहत महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी अमर में भी बदलाव का यही कारण था। ममता को एक ही दुख था कि अमर उससे अलग थलग से रहते हैं। वह जानती थी कि इसमें सारी गलती पति की नहीं है, पर वह भी तो उस समय पूरे घर की जिम्मेदारियों में डूबकर अमर के मीठे प्रस्ताव को अनदेखा कर दिया करती थी। अमर के दफ्तर जाने के बाद ममता चाय का कप लिए सोफे पर आ बैठी। काम वाली बाई को 10 बजे आना था। चाय पीते पीते ममता अतीत की लंबी गलियों में निकल पड़ी। 20 साल की उम्र में संगीत विषय के साथ बीए किया था। वह कॉलेज की आशा भोसले कहलाती थी। वह बहुत भोली, नम्र स्वभाव की थी। संगीत विषय में एमए करना चाहती थी, पर माता पिता शादी के लिए लड़का देखने लगे। ऐसे में अमर का रिश्ता आ गया। वे सरकारी नौकरी में उच्च पद पर थे। पिता नहीं थे। विरासत में हवेली नुमा 2 घर मिले थे। एक भाई, 2 बहनें, माँ, भरा पूरा परिवार। वे बस घरेलू लड़की जो घर परिवार को संभालने और बांध के रखने में सक्षम हो चाहते थे। दान दहेज की कोई मांग नहीं थी। ममता के परिवार को रिश्ता भा गया। बस 21 साल की उम्र में ममता दुल्हन बन अमर की बड़ी हवेली नुमा घर में आ गई। पायल की रुनझुन और चूड़ियों की खनखनाहट से अमर का दिल धड़क उठता। सबने अनुरोध करके 4 दिनों के लिए दोनों को नैनीताल घूमने भेजा। बस उसके बाद ममता के सिर पर जिम्मेदारियों का भारी ताज पहना दिया गया। अब पारिवारिक जिम्मेदारी और सबको खुश रखना, बस ये 2 बातें ही ममता के दिल और दिमाग में चलती थी। बाकी सब भूल गई। पूरे घर का काम उसके नाजुक कंधों पर आ गया। सास हृदय रोग की मरीज, देवर आकाश और नंदे रीता और संगीता पर पढ़ाई का जोर। बस ममता ही सारा दिन नाचती रहती। कभी कभी नंदों का साथ मिल जाता तो कुछ आराम मिल जाता। रिश्तेदारों के सामने जब घर वाले ममता की खुलकर तारीफ करते तो वह फूली ना समाती। सास की बहू बहू, नंदो और देवर आकाश की भाभी भाभी और अमर की ममता ममता की आवाज से घर गूंजता रहता। ममता तो ससुराल में ऐसी रम गई कि अपने आप को ही भुला बैठी। अमर रात को बड़ी बेताबी से ममता की राह देखते, पर ममता को तो 11 बजे तक बर्तन धोने, अगले दिन के खाने नाश्ते के मेनू बनाने, दही जमाने से फुर्सत न मिलती। खींचकर अमर सो जाते। वे भी दफ्तर से थक कर आते थे। कभी 11 या 12 बजे तक ममता को फुर्सत मिल भी जाए तो वह मसाले और हींग की बदबू मारते कपड़े पहने अमर की बगल में जा लेटती। गुस्से में भरे वे या तो सोफे पर जा लेटते या मुंह फेर कर सो जाते। भोली और सीधी ममता कभी यह न समझ पाई कि अपनी ससुराल की जिम्मेदारी उठाते उठाते वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को डुबोती जा रही है। इसी दौरान बेटा भी हो गया। मुश्किल से 1 महीना आराम करके फिर कोलू के बैल जैसी जुट गई। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई। रीता, संगीता और आकाश की शादियों की सारी जिम्मेदारी ममता और अमर पर थी। वे अकेले कमाने वाले थे। अब देवर आकाश की जॉब लग गई तो उसकी भी शादी कर दी। सासू माँ का निधन हो चुका था। देवरान के नखरे भी ममता को पूरे करने पड़ते। वह नए जमाने की लड़की थी। ममता जैसा ठहराव उसमें ना था।
घर परिवार के कामों में ना तो रुचि और ना ही बहू होने के कर्तव्य का एहसास था। ममता चुपचाप लगी रहती थी। देवरानी बहाना बनाकर किचन से निकल जाती। ममता घर की बड़ी बहू की जिम्मेदारी के तले दबी कुछ ना कहती। नंदों और उनके ससुराल से आने वालों की कैसे खातिरदारी करनी है, क्या लेना देना है, सारी सिरदर्दी ममता की ही थी। संध्या तो सज धज के मेहमानों से बतियाने में लगी रहती। देवर आकाश ने बड़ी चालाकी से बड़े भाई अमर को खुद के छोटी हवेली में जाने को मना लिया। देवर आकाश, देवरानी संध्या दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। बेटा हर्ष 12वीं करके इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया था। अचानक फ़ोन की आवाज़ से ममता वर्तमान में लौट आई। उसकी भतीजी चारू का फ़ोन था। वह वकील थी और इसी शहर में रहती थी। इतनी दौड़ भाग में ममता समय से पहले ही उम्र दराज लगने लगी थी। एक दिन अमर के किसी खास दोस्त के घर में पार्टी थी। ममता को आग्रह कर आने को कहा था। ममता अपनी ओर से बहुत सलीके से तैयार होकर गई थी, पर चेहरा आभाहीन था। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। वहां जाकर सबके बीच उसे बड़ा अजीब लगने लगा। अमर के सुंदर व्यक्तित्व के सामने वह बहुत ही फीकी दिख रही थी। सभी लोगों की निगाहें उस पर थी। आखिर ममता उनके बॉस की पत्नी थी। कुछ महिलाओं ने तो यह कह दिया कि मैडम, आप अपना ध्यान नहीं रखती, इतनी छोटी उम्र में भी आप उम्र दराज लगने लगी हो। यह सुनकर वह झेप गई। अमर भी शर्मिंदा से हो गए। अमर उससे खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। भोली ममता सोचती, मैं तो उनके घर परिवार की सेवा ही करती रही, फिर भी मुझसे अलगाव क्यों। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर्ष की पढ़ाई खत्म हो गई थी। बेंगलोर की एक कंपनी में उसे जॉब भी लग गई थी। ऑफिस की 4 दिनों की छुट्टी थी। ममता का मन हुआ कि अब हर्ष भी जॉब कर आत्मनिर्भर हो गया है, उसकी ओर से बेफिक्री हो गई है। कहीं घूमने का प्लान करते हैं। शायद अमर को भी थोड़ा बदलाव चाहिए। बेचारे घर परिवार के कारण जीवन के वो लुत्फ ना उठा पाए जो उन्हें मिलने चाहिए थे। देर ना करते हुए उसने शाम की चाय के बाद इन छुट्टियों में अपने दोनों की घूमने की प्लानिंग बताई। अमर कुछ देर शांत रहे, फिर ठंडे स्वर में बोले, शुक्र है तुम्हें घर परिवार से हटकर कुछ सूझा तो सही, पर माफ़ करना, मैं बताना भूल गया। मेरे कुछ दोस्तों के साथ शिमला जाने का प्लान बन चुका है। कल सुबह मुझे निकलना है। यह सुन ममता चुप रह गई। अमर शिमला के लिए निकल गए। ममता को एकाएक घर बहुत खाली लगने लगा। वह रिक्शा कर देवरानी संध्या के घर चली गई। हवेली की साज सज्जा देख हैरान रह गई। उसे अपने घर की याद आई। बाबा आदम के जमाने का सोफा जो सासू माँ के समय से चला आ रहा था। पुराने समय की सजावट जिसे ठीक करने का ममता और अमर के सिर पर जिम्मेदारियों के बोझ के रहते ना तो समय मिला ना पैसा था जो कुछ कर पाते। संध्या किसी महारानी की तरह सज धज कर फैशन मैगजीन पढ़ रही थी। ममता अपनी मामूली सी साड़ी की सिलवटें ठीक करने लगी। एक झूठी मुस्कान के साथ संध्या गले लग गई। देवर आकाश बाहर गए थे। औपचारिक बातचीत होती रही। लंच के समय आकाश भी आ गए। ममता भाभी को नमस्ते कर भाई अमर के बारे में पूछने लगे। ममता ने जब दोस्तों के साथ शिमला जाने की बात कही तो हैरान हो गए। बोले, मैं तो भैया के सारे दोस्तों को जानता हूँ, वे सब तो इसी शहर में हैं। अभी अभी तो मार्केट में ही मिले थे, पता नहीं कौन से दोस्त के साथ गए हैं। तभी खाना लग गया। घर में एक पूरे दिन की मेड रखी थी। वह सारा काम देखती थी। उसने कई तरह के व्यंजन टेबल पर सजा दिए। ममता हैरान रह गई। शाम को आकाश ममता को कार से घर छोड़ने जाने लगा तो ममता के मन में एक टीस सी उठी। वह घर पर अकेली थी। एक बार भी रात को रुकने को नहीं कहा देवर आकाश ने।
निराश सी कार में बैठ गई। जिस तेवर को छोटे भाई की तरह रखा, वह समय के साथ कैसे बदल गया। इन लोगों के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, कोई मेरा ना हुआ। घर आकर चाय बनाकर बैठी ही थी कि बैंगलोर से बेटे हर्ष का फोन आ गया। कुछ नाराज सी आवाज में बोला, मम्मी पापा क्या शिमला गए हैं? ममता ने हामी भरी तो वह बोला, पापा ने मुझे एक फोन तक नहीं किया, मिलना तो दूर। और माँ, वे किसके साथ गए हैं? मेरा दोस्त सुमित पापा को जानता है, वह कह रहा था कि उनके साथ कोई औरत भी थी। जब उसने पापा को दूर से अभिवादन किया तो वे उठकर बाहर चले गए। ममता बोली, किसी दोस्त की बीवी होगी या टेबल शेयर किया होगा। बेटे के फोन से ममता चिंतित हो गई। रात भर सोचती रही, दिन काटे नहीं कट रहे थे। 4-5 बार अमर को फोन लगाया पर फोन स्विच ऑफ था। अगले दिन शहर में रहने वाली भतीजी चारू को बुला लिया। वह वकील थी, फिर भी दोपहर बाद अपना लैपटॉप लेकर आ गई। यहीं से काम करती रही, बुआ से बातचीत भी करती रही। ममता ने अपने मन की चिंता चारू को कह सुनाई। चारू बोली, बुआ जी, फूफा जी ऐसा कुछ करेंगे लगता तो नहीं, पर आजकल कोर्ट में ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि कभी कभी शादी जैसे पवित्र बंधन पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। आप अपनी किसी हॉबी को फिर से शुरू करो। इस प्रकार खाली रहने से मन आशंकाओं से घिर जाता है। फिर भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना, मैं शहर में ही हूँ। ममता का मन कुछ शांत हुआ। बुआ भतीजी मिलकर मार्केट गईं, चाट पानी पूरी खाई। ममता ने अपना सालों पुराना हारमोनियम ठीक करवाया। सालों बाद सुर लगाने की कोशिश करने लगी पर सुर ठीक नहीं लग पा रहे थे। ममता मायूस हो गई। भतीजी चारू ने समझाया, बुआ कोई भी हुनर हो, सालों साल छोड़ दो तो यही होता है। मन शांत कर प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन चारू सवेरे चली गई। शाम तक अमर भी आ पहुँचे। ममता भरी बैठी थी। चाय देकर मौके की तलाश में बैठ गई। चाय पीकर अमर सुस्ताने बैठे ही थे कि ममता का गुस्सा फूट पड़ा। बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किन दोस्तों के साथ शिमला गए थे? अचानक अमर बौखला गए। बोले, क्यों? मेरे हर दोस्त को तुम जानती हो, जो बताऊं? अपना पक्ष मजबूत करते हुए आगे बोले, तुम्हें सारे दिन रसोई में रहना अच्छा लगता है तो मैं भी घर में कैद हो जाऊं? ममता रोष से भर उठी। आपके दोस्त तो सारे यहीं थे, आप किसके साथ गए थे? हर्ष के दोस्त ने आपको किसी औरत के साथ देखा था। वह कौन थी? पोल खुलती देख आवाज को ऊंचा करके अमर बोले, रही न कुएं की मेंढक। तुम जैसी औरतों से तो बस दाल सब्जियों के मोल भाव करवा लो, बाहर की दुनिया क्या जानो। एक दोस्त मिल गया था, उसकी पत्नी थी वह, समझी? वे आगे बोले, मेरी जासूसी करने से अच्छा है कुछ रहने सहने और पहनने ओढ़ने के तौर तरीके सीख लेती तो पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच खड़ी होने लायक हो जाती। यह कहकर अमर बाहर निकल गए। ममता के आत्मसम्मान को आज गहरी चोट लगी थी। बेबसी पर आंसू छलक आए। आहत सी वह रात का भोजन बनाने लग गई। रात के 12 बज गए। अमर का अता पता नहीं था। ममता समझ गई दाल में कुछ काला है। थोड़ी देर में अमर आ गए। कपड़े बदल तकिया उठा दूसरे बेडरूम में चले गए। ममता रात भर अपने बेडरूम में लेटी सोचती रही। समय के साथ मैं ही ना बदली, सब बदलकर उससे दूर हो गए। अब स्वयं को बदल के खुद को अमर के मुकाबले का बनाऊंगी। पूरी रात ममता ने रोते हुए काटी। सुबह उठी, रसोई में लग गई। अमर बड़े मेमन से नाश्ता कर दफ्तर निकल गए। ममता ने पति की सूटकेस खोली, कपड़े धोने के लिए निकालने लगी। अचानक अमर के टॉवल में से एक महिला का सिल्क दुपट्टा गिरा। ममता ने दुपट्टे को अपनी अलमारी में रख दिया। शाम को जब चाय पीकर अमर टीवी देखने लगे तो ममता भी वहां आ गई। वह बोली, आपकी जो दोस्त की पत्नी वहां मिली थी, वह क्या अपना दुपट्टा भी आपके अटैची में डाल गई थी?
यह कहकर उसने दुपट्टा उनके आगे रख दिया। दुपट्टा देख अमर शर्मिंदा हो गए, पर ऊंची आवाज से ममता को डांटने लगे। लेकिन जब बदले में ममता ने खरी खोटी सुनाई तो स्वर बदलकर बोले, देखो ममता, तुम मेरे लायक ना कभी थी ना आगे कभी होगी। तुमने सारी जिंदगी रसोई में गुजार दी। अब मैं अपने अनुसार जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें घर से जाने को नहीं कहता। जैसे पहले रहती थी रहती रहो, पर मुझे मेरे अनुसार जीने दो। यह कहकर उठ खड़े हुए। ममता बोली, लेकिन मैंने तो अपना सारा जीवन आपके परिवार पर कुर्बान कर दिया। इस पर अमर बोले, यह करने को मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। निशा मेरी पुरानी दोस्त है। उन्होंने शादी नहीं की थी। वे और मैं बचपन से एक साथ पढ़े और बड़े हुए। घर वालों ने मेरी इच्छा जाने बगैर ना जाने क्यों तुमसे मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं निशा का साथ चाहता हूँ। यह सुनते ही ममता पर तो जैसे बिजली ही गिर गई। उसे चक्कर सा आने लगा। किसी तरह लड़खड़ाती पलंग तक पहुंची और कटे पेड़ सी गिर पड़ी। 2 दिनों बाद रक्षाबंधन था। उसके घर में ही सब आते और यहीं राखी मनाई जाती। वह बेताबी से रक्षाबंधन की प्रतीक्षा करने लगी। उसे पूरा विश्वास था सब उसी का साथ देंगे। उसकी सेवा और पूरे परिवार के लिए समर्पण किसी से छिपा न था। बेटा हर्ष भी आने वाला था। अमर की प्रेम कहानी उसी दिन सुनाई जाएगी। रक्षाबंधन वाले दिन सवेरे उठकर ममता ने पकवान और खाना बनाकर रख दिया। देखते देखते सभी आ गए। राखी बांधकर बहनें नेक के लिए ममता की ओर देखने लगी, पर ममता चुप बैठी रही। उसने संध्या को भोजन परोसने को कहा तो सब हैरान रह गए। 100 मनुहार से खाना खिलाने वाली ममता को क्या हो गया। खाने की बात ममता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज सबके सामने अपनी एक परेशानी बता रही हूँ। कृपया मुझे आज इसका कोई समाधान बताएं। यह कहकर ममता ने अमर की सारी प्रेम कहानी शुरू से अंत तक सुना दी। इस बीच ना जाने कब अमर उठकर बाहर चले गए। कुछ देर कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर बड़ी ननद रीता ने कहा, भाभी, इस उम्र में आपको भैया पर यही लांछन लगाने को मिला था। छोटी ननद संगीता बोली, भैया इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, आप तो उनके पद की प्रतिष्ठा भी भूल गई हैं। आप उनके सामने क्या हैं? उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। फिर भी भैया को आपसे कोई शिकायत नहीं है। ममता नंदों की बात सुनकर दंग रह गई कि देवर आकाश बोला, भाभी, मेरे राम जैसे भाई पर इल्जाम लगाते समय आपको शर्म ना आई? देवरानी संध्या मुंह में पल्लू दिए अपनी हंसी को भरसक दबाने की कोशिश कर रही थी। बस हर्ष ही सिर नीचा किए बैठा था। अब ममता का धैर्य जवाब दे गया। वो सोचने लगी, ये वही नंदे, देवर और पति हैं जिनकी सेवा में मैंने खुद को भुला दिया, जिनके लिए मैंने अपने संगीत, रूप रंग की बलि चढ़ा दी। मेरे वजूद और स्वाभिमान पर इतना बड़ा प्रहार। अपने जेवर, कपड़े, सेवाएं देकर आज तक इनकी मांगे पूरी करती आई हूँ। सब बहाने से उठकर जाने लगे तो ममता तिलमिला उठी। बोली, तो सुनिए, आपके उसी राम सदृश भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज मैंने उनसे तलाक लेकर अलग रहने का निर्णय लिया है। ममता को आशा थी कि सब उसे मनाने आगे आएंगे। अभी वह यह सोच ही रही थी कि अमर की आवाज आई, आज सब राखी का नेग लेकर नहीं जाएंगे? देखते देखते अमर ने 500 रुपए के नोट की गड्डी निकाली। बहनों के साथ देवरानी संध्या को भी रुपए दिए। नेग लेकर सब घर जाने को तैयार हो गईं। ममता मूर्ति की तरह बैठी रही। जाते जाते नंदे ममता को गीता का ज्ञान देने लगी। भाभी, अब आपकी उम्र हो गई है। ऐसी दकियानुसी बातें बोलना छोड़ समझदार बनो। देवर आकाश भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बोले, इस उम्र में तलाक लेकर पूरे खानदान का नाम रोशन करोगी क्या? और संध्या का हाथ पकड़कर निकल गए। हर्ष ही खिन्न सा बैठा रहा। सबके जाते ही घर में एक मरघट सा सन्नाटा पसर गया। हर्ष भी घर में आने वाले
भयंकर तूफान के अंदेशे से बचने के लिए घर से बाहर निकल गया। अब ममता और अमर दोनों ही सांप और नेवले की तरह एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। ममता अपनी सेवाओं और घर के लिए की गई बलिदान की दुहाई देती रही, तो अमर उसकी पत्नी के रूप में नाकाबिलियत के किस्से सुनाते रहे। अमर ने आखिरकार सोचा, ममता तलाक की गीदड़ भभकी दे रही है, जाएगी कहाँ। मायके में एक भाई भाभी रह गए थे, वे भी जायदाद बेचकर विदेश जा बसे थे। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास ना तो डिग्री ही है, ना 45 की उम्र में कोई नौकरी के लायक है। इसलिए ममता से मुखातिब होकर बोले, जो जी में आए करो, तुम्हारी योग्यता तो बस रसोई घर तक की है, यह तुम भी जानती हो। ममता क्रोध से बोली, मैं ग्रेजुएट हूँ, संगीत जानती हूँ। तुमने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है और कुर्बानियों को नकारा है। अब क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? गुजारा भत्ता भी लूंगी और हवेली में हिस्सा भी। मेरा बेटा है, अपने दादा की जायदाद पर उसका भी हक है। यह सुनकर अमर सन्न रह गए, पैर पटकते घर से बाहर चले गए। ममता सिर से पैर तक सुलग रही थी। उसने चारू को फोन करके बुलवा लिया। चारू आ गई तो उसने सारी बातें कह सुनाई। चारू बोली, अच्छी तरह सोच समझ लो बुआ, एक बार तलाक की अर्जी लग गई, फिर लौटने पर किरी किरी होगी। ममता बोली, सब स्वार्थ से मेरे साथ जुड़े थे, स्वार्थ खत्म होते ही दूर हो गए, तुम अर्जी लगा दो। हर्ष घर आ गया था, यह सब जानकर बोला, माँ अकेले रह लोगी ना? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपके साथ अन्याय तो हुआ है, पर मैं पापा को भी नहीं छोड़ सकता। वैसे भी माँ, मैंने अपनी एक दोस्त से विवाह करने का मन बना लिया है। आप दोनों के पास आता जाता रहूँगा, विवाह कोर्ट में करूँगा। हर्ष की व्यवहारिकता देख ममता हैरान रह गई। काश उसके पास भी ऐसी व्यवहारिक बुद्धि होती तो वह वक्त रहते संभल जाती और अपनों से न छली जाती। तलाक के पेपर पर अमर ने भी साइन कर दिए। वे निशा के साथ सुखमय जीवन के सपने देखने लगे। पहली पेशी पर जज द्वारा कारण पूछे जाने में दोनों ने खुलकर एक दूसरे की कमियों का बखान किया। जज ने समझौते के लिए 6 महीने का समय दिया। ममता को 50,000 रुपये, गुजारे भत्ते और हवेली के पिछले हिस्से में रहने का अधिकार मिला। बाद में विधिवत म्यूचुअल तलाक हो गया। अमर निशा के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब ममता को अपने पराये की पहचान हो गई। सेवा भाव, परिवार के लिए त्याग, बलिदान की नाकामी का एहसास अच्छी तरह से हो गया। सबसे बड़ी सीख ममता को यह मिली कि इस जीवन में उसने अपने अस्तित्व को, गुणों को, रूप रंग को दांव पर लगाकर जो फैसले किए वे गलत थे। चाहे जितनी सेवा कर लो, परिवार के लिए बलिदान दे दो, पर अपने वजूद को दरकिनार न करो। अब वह अपनी बाकी जिंदगी को संवारने के लिए कटिबद्ध हो गई। 2 कमरे 5 लड़कियों को किराए पर दे दिए। रौनक भी रही और कुछ इनकम भी हो जाएगी। कॉलेज के रिटायर्ड संगीत सर के घर जाकर नियमित रियाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद संगीत सम्मेलनों में अपने गुरुजी के साथ जाकर शिरकत भी करने लगी। समय का पहिया आगे निकल गया था। एक दिन ममता एक संगीत कार्यक्रम में जजमेंट करने आ रही थी कि उसकी कार लाल बत्ती पर रुक गई। कार की खिड़की से बाहर देखने पर सड़क पार किसी डॉक्टर के क्लिनिक से अमर किसी अजनबी का सहारा लिए निकल रहे थे। एकदम कमज़ोर हो चुके थे। आसपास निशा या कोई और नहीं था। अमर को देखकर ममता का मन कड़वाहट से भर गया। उसने अपनी नज़रें घुमा ली, तभी हरी बत्ती हो गई। उसकी गाड़ी अपने गंतव्य स्थान के लिए चल पड़ी थी। उसने मन ही मन स्वयं से ये वादा किया था कि अब वह भी सबकी तरह स्वार्थी बनेगी, क्योंकि ये दुनिया निस्वार्थ लोगों के साथ ही बड़ा छल करती है। यहाँ सिर्फ मतलबी और धोखेबाजी करने वालों का ही बोलबाला है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है
तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।